कमालिया से ताल्लुक रखने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद के दस्ते और करीबी साथियों में से सूबेदार अब्दुल अजीज शहीद की आज बरसी मनाई जा रही है। सूबेदार अब्दुल अजीज शहीद ने 6 सितंबर 1965 को खेमकरण के मकाम पर जामे शहादत नोश किया था। इसी हवाले से रिजवान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो कि अब्दुल अजीज के अहले खाना के साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, बताइएगा इस वक्त उनके क्या जज्बात हैं? आज बिल्कुल कमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले सूबेदार अब्दुल अजीज़ की आज बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। 6 सितंबर 1965 को मेजर अजीज़ भट्टी के करीबी साथी और उनके दस्ते में शामिल थे दुश्मन का खेम किरण के मुकाम पर डटकर मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया है। करीमी कब्रस्तान ईदगाह खैरा शहीद में आज उनके लवाहकीन पोते और भतीजे यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी कब्र पर जो है फूल चढ़ाए जा रहे हैं और जो है परचम कुशाई भी की गई है। बात भी कर लेते हैं उनके भतीजे हमारे साथ। भाईजान बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे ताया जी अब्दुल अजीज़ कमर शहीद बड़ी कामयाबी के साथ दुश्मन के साथ मुकाबला करते हुए 6 सितंबर 1965 को खैमकरन के महाज पर शहीद हुए। अल्लाह तबारक व तआला उनके दराजात बुलंद फरमाए। और हम हर साल बड़े अकीदत व एहतराम के साथ 6 सितंबर को उनकी बरसी मनाते हैं, फूल निछावर करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। और जब पाकिस्तान को हमारे खून की, हमारी जान की ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह हम भी अपनी जान इन पर निछावर करेंगे। आज बिल्कुल मुल्क की खातर जो है जान का नजराना पेश करने का अज़म ज़ाहिर किया जा रहा है। पोते से बात करेंगे। बताइएगा आप या आपकी फैमिली में से या आपका बेटा कोई भी पाक फौज में जाना चाहता है? आपके जो दादा हैं उन्होंने भी जामे शहादत नोश करके मुल्क का नाम रोशन किया। इंशाल्लाह ज़रूर मैं अपने बेटे को भेजना चाहूँगा आर्मी में। इंशाल्लाह तो हम पाकिस्तान पे कोई भी ऐसा वक्त आए हम अपनी जान देने से दरेग नहीं करेंगे। शहीदान वतन के हौसले थे दीद के काबिल, वहाँ शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र करना मुश्किल हो। इंशाल्लाह शुक्रिया। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो सूबेदार अब्दुल अजीज़ शहीद हैं उनके जितने भी लवाहकीन हैं उनके भी हौसले बुलंद हैं। उनका कहना है कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क पर ऐसा वक्त आए कि मुल्क पर जो है मुश्किल वक्त आएगा तो वो अपनी जानों के नजराने देकर जो है बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 6 सितंबर के हवाले से टोबा डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से केक काटने की तकरीब सदर बार हाजी अख्तर रसूल और साबिक MP अमजद अली जावेद समेत दीगर ने शिरकत की। इसी पर बात करेंगे, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें 6 सितंबर का दिन, वो दिन जब भारत ये सोचकर आया था कि पाकिस्तान में नाश्ता करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज ने ऐसा सबक सिखाया कि रहती दुनिया तक अब दोबारा से वो जो ये कदम उठाने की कोशिश नहीं करेगा। आज 6 सितंबर का दिन भरपूर अंदाज से पाकिस्तानी कौम मना रही है, जिस तरह से पाकिस्तान का दिफा किया गया। और आज जो है डिस्ट्रिक्ट बार में भी इस तकरीब का इनेकाद किया गया, केक काटने की तकरीब भी मुनक्कद हुई है। इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट बार के सदर और साबका MP पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है केक भी काट रहे हैं। और केक काटने में पाक फौज के जवान जो है, बच्चा जो है यूनिफॉर्म पहना हुआ है, केक काट रहे हैं। उसके बाद इनसे बात भी करेंगे और उनसे जानते भी हैं कि आज का दिन किस अहमियत से जो है मनाया जा रहा है। भरपूर अंदाज से केक काटा जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सदर साहब का MP अमजद साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है, जिस दिन कौम सीसा पलाई दीवार बनकर दुश्मन के सामने खड़ी हो गई थी। और आज फिर हमें उसी जज्बे की ज़रूरत है जो 6 सितंबर 1965 को कौम ने दिखाया था कि आज भी कौम मुत्तहिद होकर, जो कौम दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है। तो इस वक्त एक मरतबा फिर ज़रूरत है कि तमाम कौम मुत्तहिद होकर उन तमाम ऐसी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को ये पैगाम दें कि हम आज भी 6 सितंबर वाला जज्बा रखते हैं और आज भी हम पाकिस्तानी दुश्मनों के जो अज़ाइम है वो नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और उसके साथ साथ मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करें। हाजी साहब, किस तरह समझते हैं आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारी पाक फौज ने वो कारनामा दिखाया कि शायद वो भारत अब कभी भूल ना पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने कि पूरी कवरेज अपना करी है। पाकिस्तान में ये आज का 6 सितंबर का दिन पाकिस्तानी तारीख का आज यादगार दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन जिस दिन बुज़दिल दुश्मन ने
ہم پر حملہ کیا تھا اس کو نیست و نابود کر دیا. یہ دن ہمیشہ ہم پاکستان کی تاریخ کا اہم حصہ رہے گا. اور جو لوگ اپنے محسنوں کو یاد نہیں کرتے وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ جو اپنا اس کا آج کا دن منانا ہمارے لیے فرض تھا جسے ہم نے آسان طریقے سے پورا کیا. انشاءاللہ آئندہ بھی زندہ ایسے ہی ہے جو اپنا یام ہیں وہ منائے جائیں گے. میں بہت مشکور ہوں اپنے تمام دوستوں کا جنہوں نے بھرپور شرکت کی اور ہمارے اس میں پارٹیسپیشن کی ہے جناب. جی بالکل اس طرح کی بات سنی. اور اس وقت میرے ساتھ پاک فوج کی یونیفارم پہنے ہوئے ایک بچہ موجود ہے جو بھارت کو میسج دینا چاہتا ہے. وہ میسج کیا ہے ان سے سنتے ہیں. بیٹا بتائیے گا کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ قسم ہے اپنے تازہ لہو کی، قسم آبرو کی، قسم زندگی کی، گھر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے. خیم کرن اور چونڈا میں شکست کے بعد اصلی دشمنوں نے سرگودا پر فضائی حملہ کیا تو شاہینوں نے پلک چمکتے ہی 4 جہاز تباہ کر کے دشمنوں کی کمر توڑ ڈالی. جنگ ستمبر میں BRB نہر پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ثابت ہوئی. یہ دن نہ صرف ہمارے لیے فتح کا دن ہے بلکہ دشمنوں کو ان کی اوقات باور کرانا ہے. جی بالکل اس طرح کی بات سنی. اور دشمن کو ان کی اوقات باور کروانا ہے. اور یہی تمام جذبات ہر پاکستانی قوم میں، ہر پاکستانی بچے بڑے میں نظر آ رہے ہیں. اور آج بھی ہماری تمام پوری پاکستانی قوم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد محمود، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. فیصل آباد الائیڈ اسپتال میں پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے یوم دفاع کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. MS الائیڈ اسپتال سمیت ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران، نرسز کی شرکت اور جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی. آئیے آپ کو لے چلتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے MS ہیں ارشد چیمہ صاحب ہیں، جنہوں نے چارج سنبھالتے ہی جب بھی میں گیا ہوں، YDA گئی ہے، YNA گئی ہے، پیرامیڈک سے ایون کے گریڈ 1 سے گریڈ 20 تک کوئی بھی ان کے کمرے میں گیا ہے تو ہمیشہ انہوں نے اس بات کو یاد رکھا ہے، ہر بندے کا مسئلہ حل کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے الائیڈ ہسپتال کا ہر نظام بہتر ہوا ہے، مریضوں کا نظام بہتر ہوا ہے، طبیعت کا نظام بہتر ہوا ہے، ڈاکٹر کے حالات بہتر ہوئے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں فیصل آباد میں برساتی نالوں کی صفائی کے معاملے کے بعد گٹروں سے نکالی جانے والی کیچڑ پر واسا اور فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آمنے سامنے آ گئیں. کیچڑ اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے، تعین کرنا مشکل ہونے لگا. شہر کی صفائی متاثر ہونے لگی ہے، عوام شکایت کس سے کریں، ابہام پیدا ہو چکا ہے. جبکہ فیصل آباد میں برساتی نالوں کی صفائی کے معاملے کے بعد گٹروں سے نکالے جانے والی کیچڑ پر واسا اور فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آمنے سامنے آ چکی ہے اور کیچڑ اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے، تعین کرنا مشکل ہونے لگا ہے. شہر کی صفائی متاثر ہونے لگی، عوام شکایت کس سے کریں، ابہام پیدا ہو گیا ہے. جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں برساتی نالوں کی صفائی کا معاملہ ہے اور اس کے بعد اب گٹروں سے نکالے جانے والی کیچڑ پر واسا اور فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آمنے سامنے آ گئی ہے اور کیچڑ اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے، تعین کرنا مشکل ہونے لگا ہے. بات کریں گے عبد الرحمان سے. جی عبد الرحمان، بتائیے گا آخر کیا وجہ ہے جس کے اوپر یہ سارا ایک ایشو کھڑا ہو چکا ہے؟ جب بات کی جائے یہاں پر سڑکوں پر نکالی جانے والی مختلف جتنے بھی یہاں پر گٹر ہوتے ہیں ان سے جب یہاں پر سلٹ نکالی جاتی ہے تو وہ سڑکوں پر پھینک دی جاتی ہے، کیچڑ بن جاتا ہے، یہاں سے اٹھایا نہیں جاتا، صفائی کا سنگین مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. شہریوں کو کن مسائل کا سامنا جانتے ہیں؟ جی بتائیے گا کب سے پڑی ہے اور کیوں نہیں اٹھا رہے؟ جناب 5-7 دن ہو گئے سڑک دے سکن ڈئی ہے، چکتے نہیں ہے، لنگن والے بازار. کیا مسئلہ، اس کی وجہ سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ گندگی نہ جراثیم بھی پھیلتے ہیں، لنگن والے بھی بازار چونک دے وچ پئی ہے، کٹتے چکتے نہیں ہے. آپ نے کہا کسی کو اٹھانے کا، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے جی چکن گے آپ ہی آ گئے، کوئی نہیں چکتا، نہ بس والے آتے ہیں. اس حوالے سے یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہاں پر واسا اور FWMC کے لیے یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے. یہاں پر واسا نکال کے صاف کرتے ہیں، جب تمام سیوریج سسٹم تو نکال کے سڑکوں پر سلٹ پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد یہ اڑتی جاتی ہے،
लोगों की आंखों में भी पड़ेगी, लोगों के अंदर भी जाएगी और वापस सीवरेज सिस्टम को भी बर्बाद करेगी। लेकिन महकमों की जानब से जो अदम तवज्जुही है, जो महकमों की बाहमी चपकलश है, बाहमी लड़ाई है, उनकी वजह से शहरियों को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनकी वजह से शहरी ही परेशान होते हैं कि किस महकमे को कहें, वासा को कहें, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे। इस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC काशिफ का क्या कहना था, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, वासा जो है वो अपना सीवरेज से जो सिल्ट निकालता है तो उसको उठाने का पाबंद भी है, क्योंकि वासा इसके बदले में लोगों से बिल भी जो है वो डिमांड कर रहा है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो अपने माहौल को साफ़ रखने के लिए और शहर की सड़कों को साफ़ रखने के लिए वासा के साथ कोऑपरेशन कर रही है और वो सिल्ट जो है वहाँ से रिमूव की जा रही है। कितना टाइम दरकार होता है? देखिए, सिल्ट जो है वो क्योंकि गीली होती है और हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो कोई वाटर प्रूफ नहीं होती और गाड़ियाँ इससे ख़राब भी हो जाती हैं क्योंकि इनमें तेज़ाबियत वगैरह भी होती है, तो इसलिए उसके सूखने। अभी अपने FWMC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काशिफ साहब का जो है वो मौक़िफ़ सुना, उनकी जानिब से क्या कहा गया। इसी पर मौक़िफ़ लेने के लिए हमें ज्वाइन किया है यहाँ डायरेक्टर वासा अदनान गिल ने। जी सर, बताइएगा, FWMC बरसाती नालों की सफाई करने से इनकारी है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आवाम को अज़ियत क्यों दी जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट ने हर इदारे का बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तयन किया हुआ है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत ये FWMC फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और ये इसका स्कोप है कि इसमें शहर के अंदर जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको उठाने के ये पाबंद हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर शामिल है। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी नाम से जाहिर है कि इसके स्कोप के अंदर लोगों को पीने का पानी और सीवरेज की फैसिलिटी देना जो है वो ये शामिल है, जबकि ये रोड साइड ड्रेन्स ये सारे कॉरपोरेशन और FWMC की जिम्मेदारी है कि ये उनकी सफाई करें। और जो हमारी रोड साइड ड्रेन्स हैं ये बनाती भी कॉरपोरेशन है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी और इसके कस्टोडियन भी कॉरपोरेशन और FWMC है। अच्छा, तो फिर अब जब तमाम तरह आपने खुद भी बता दिया कि ये जिम्मेदारियां जो है वो किस तरह से अपनी अपनी गवर्नमेंट की जानिब से आयद की गई हैं, तो अब जिम्मेदारियों से आरी क्यों हैं? अपनी जिम्मेदारियां निभाई क्यों नहीं जा रही? जैसा कि आपने अभी अपने इसके अंदर भी दिखा दिया है कि वासा अपने हिस्से का काम जो है वो बड़े अहसन तरीके से कर रहा है। लोग खुद कह रहे हैं कि वासा जो है मैन होल्स में से डिसल्टिंग कर रहा है, चैनल्स की जो है वो डिसल्टिंग कर रहा है, जबकि इसको उठाने की जो जिम्मेदारी है वो FWMC की है। और जो है FWMC एक दिन दो दिन के बाद जब ये ड्राई हो जाती है तो इसमें से अक्सर पॉइंट पे जो है वो उठा लेते हैं और अक्सर पॉइंट पे जो है वो ये जो है वो नहीं उठाई जाती। अक्सर पॉइंट से उठा लिया जाता है और अक्सर पॉइंट से नहीं उठाई जाती। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अदनान गिल साहब जो कि डायरेक्टर वासा हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा जो है वो क्लियरली इसके ऊपर तमाम तर जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर कारबंद नहीं है और वासा अपने ऐसा तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रहा है, जबकि ये सारा गंद उठाना ये जिम्मेदारी FWMC की है जो कि अपनी जिम्मेदारी से आ रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पुलिस को बिल्डिंग्स की तामीर और मुरम्मत के लिए मिलने वाला फंड्स कहां जाता है। फैसलाबाद पुलिस दफातर और थानों में साइलिन के लिए पानी नायाब हो गया। किसी थाना में साइलिन के बैठने के लिए जगह दस्तयाब ही नहीं और चंद दफातर में वेटिंग रूम्स भी मौजूद मगर पानी मुयस्सर नहीं है। परेशानी के आलम में आने वाला साइल पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो चुका है। इसी पर बात करेंगे, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के दफातर और किसी भी थाना में शहरियों के लिए जो वहाँ पर अपने मसाइल लेकर आते हैं ना तो बैठने की कोई सहूलत मौजूद है, उनके लिए ना वेटिंग एरियाज बनाए गए हैं और सितम ज़रीफ़ी ये इतनी गर्मी के बावजूद उनको पीने के लिए पानी की एक बूंद भी किसी थाना में मुयस्सर नहीं है। परेशान हाल शहरी किसी भी मुसीबत की सूरत में किसी पुलिस के दफ्तर या किसी थाना का रुख करता है तो उसको वहाँ पर तफ्तीशी ऑफिसर मौजूद ना होने की वजह से घंटों वेट करना पड़ता है, मगर धूप में खड़े होने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है।
किसी भी थाने और किसी भी दफ्तर में वेटिंग रूम नहीं बनाए गए। फैसलाबाद पुलिस के चंद एक दफ्तर ऐसे हैं जिनमें पुलिस अफसरान के दफ्तर शामिल हैं, वहाँ पर वेटिंग एरियाज मौजूद हैं, मगर वहाँ भी शहरियों के लिए पानी की सहूलत मौजूद नहीं है। जो भी परेशान हाल शहरी सुबह से लेकर शाम तक उन दफ्तरों या थानों में ख़वार होता है, उसको पानी पीने के लिए दफ्तर से बाहर कैंटीन का रुख करना पड़ता है, और एक तरफ उसकी वो परेशानी जिसके लिए वो थाना में या किसी दफ्तर में गया है, और दूसरी उसको ये परेशानी कि उसको वहाँ पर पानी मुयस्सर नहीं और अपनी जेब से महंगा पानी खरीद कर उसको पीना पड़ता है। इस वक्त परेशान हाल शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो एक दफ्तर में किसी काम के लिए आए थे, उनसे ये जानते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आए हैं, को पानी की सहूलत आपने यहाँ पर देखी या कोई बैठने की जगह यहाँ पर आपने देखी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग अभी आए हैं, हमने सबसे पहले तो छाँव देखी है कि किसी जगह छाँव पे खड़े हो जाए, क्योंकि आईओ साहब अभी आए नहीं है। आईओ साहब ने टाइम दिया जी 2 घंटे तक हम आपको सुनते हैं या बुलाते हैं। उसके बाद अपने पानी तलाश करना शुरू किया है, और हमें यकीन करें पानी ही नहीं मिला, अंदर से पीने के लिए पानी नहीं मिला। एक दफ्तर के अंदर कूलर पड़ा हुआ था, हमने वो कूलर में से पानी पीना चाहा, हमने गिलास मांगना चाहा तो उन्होंने इतनी बदनज़री से हमें देखा है कि जो उनसे हम किसी और जगह से आए। फिर हम बाहर निकले, हमने बाहर जाके हमें पानी भी 40 या 50 रुपए में पीना पड़ता है। 8-8 10-10 बंदे हैं, हम 500 का पानी पी के वापस आते हैं। फिर आकर अगर हमें पानी की तलब है तो हम फिर दोबारा जाते हैं, फिर पानी देखते हैं, फिर ढूंढते हैं, फिर पीते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा माहौल है कि हम किसी से पूछ नहीं सकते भाई हमें पानी कोई पीने को मिल सकता है या कोई पानी पिला सकता है। हमें नहीं नजर आया यहाँ पर ना किसी भी थाने के अंदर किसी जगह पर पानी पड़ा हुआ है। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से बताया गया कि वो अपने किसी मसले के लिए यहाँ पर आए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनकी जानिब से मजीद 2 घंटे इंतजार करने का कहा गया। बहुत शुक्रिया। तो ये मकबूल हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में खतरे का बादल, और फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की नाव डूबने लगी है, जबकि आदाद शुमार के मुताबिक 1200 एम्ब्रॉयडरी मशीनें कोड़ियों के भाव बिक चुकी हैं, जबकि इस वक्त 700 यूनिट्स मालिकान ने अपने कारखाने बंद करके मुतबादल कारोबार शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में खतरे का बादल, फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की नाव डूबने लगी है, जबकि आदाद शुमार के मुताबिक 1200 एम्ब्रॉयडरी मशीनें कोड़ियों के भाव बिक चुकी हैं और 700 यूनिट्स मालिकान ने अपने कारखाने बंद करके मुतबादल कारोबार शुरू कर दिया। हुकूमती पॉलिसी या कोरोना के बायस पैदा होने वाला मुआशी बहरान, फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की कश्ती डूबने लगी, एम्ब्रॉयडरी मशीनें कोड़ियों के भाव बिकने लगी हैं, जबकि यूनिट्स मालिकान ने कारखाने बंद करके मुतबादल कारोबार शुरू कर दिए हैं, जबकि बिलों में बेतहाशा इजाफे ने कारोबारी लागत बढ़ा दी। राना अब्दुल गफूर की जानिब से यह बात सामने आई और नई एम्ब्रॉयडरी मशीन 35 लाख से बढ़कर 60 लाख रुपए की हो गई है और एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में 2 सालों से कोई सरमाकारी भी नहीं हुई है। इस हवाले से आपको बताएं कि अब एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में खतरे का बादल है, जहां पर फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की नाव डूबने लगी है और आदाद शुमार के मुताबिक 1200 एम्ब्रॉयडरी मशीनें कोड़ियों के भाव बिक गईं। 700 यूनिट्स मालिकान ने अपने कारखाने बंद करके मुतबादल कारोबार शुरू कर दिए हैं। हुकूमती पॉलिसी या कोरोना के बायस पैदा होने वाला मुआशी बहरान, फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की कश्ती डूबने लगी, एम्ब्रॉयडरी मशीनें कोड़ियों के भाव बिक गईं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भट्ट। जी शिराज, बताइएगा, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के ऊपर खतरे के बादल मंडला रहे हैं और कई जो एम्ब्रॉयडरी मशीनें हैं वो कोड़ियों के भाव बिक गई हैं, क्या वजूहात है? वजूहात में सबसे बड़ी वजह तो कोरोना वबा के बायस मुआशी सूरत हाल है, जिसकी वजह से इस वक्त एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है वो इंतहाई मुश्किलात से 2-4 नजर आता है। खास तौर पर अगर सिर्फ फैसलाबाद रीजन के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 700 जो यूनिट्स हैं वो बंद हो चुके हैं और 1200 मशीन्स जो हैं वो बिक चुकी हैं। एक मशीन की मालियत के हवाले से बात की जाए तो ये पहले 2 साल पहले 35 लाख रुपए की हुआ करती थी, जो कि अब 60 से 65 लाख रुपए की मिलती है और यही मशीन जो है अब वो 8-8, 9-9 लाख रुपए की जो है वो फरोख्त हो रही है। और इस वक्त एम्ब्रॉयडरी मालिकान और एसोसिएशन, जो एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशंस हैं, उनके ओहदेदारान का क्या इस पर मौक़िफ़ है, जानने के लिए मेरे साथ राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, अब्दुल वहीद साहब मौजूद हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले अब्दुल वहीद साहब से बात करना चाहूँगा। वहीद साहब, बताइएगा, आपका अपना यूनिट भी फरोख्त हुआ है, बताइएगा क्या वजूहात हैं, क्यों एम्ब्रॉयडरी इतनी मुश्किलात से 2-4? सबसे बड़ी वजह जो है ना वो हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है। जो मशीर वजीर हैं अल्ले तल्ले याशियाँ करते फिर रहे हैं और जो ताजर है ना गवर्नमेंट उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। मैंने खुद अपना 1 करोड़ रुपए का यूनिट लगवा के बच्चे को दिया था, मैंने 26 लाख रुपए में वो यूनिट फरोख्त किया है। आप अंदाज़ा कर लें कितना नुकसान हुआ और वो जो 26 लाख रुपए मिले हैं वो लोगों के लेने देने में मैंने बच्चे का जो कर्ज था उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, एम्ब्रॉयडरी के नुकसानात की वजह से वो मैंने उतारे हैं।
अब आप अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नमेंट ने जितनी महंगाई की है, बिजली के जितने बिल हैं, लेबरों का जो हाल है, काम जो बाज़ारों में नहीं है, ताजर जो परेशान है, उनकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या कैफियत है। कि मैं खुद अपने घर के बिजली के बिल, मेरा इस दफ़ा 53,000 रुपया बिल आया। मेरा 6, 7, 8 हज़ार रुपये बिल आता था, इस दफ़ा 53,000 रुपये बिजली का बिल आया। मैंने वहाँ लूमें लगाई हुई हैं, 1600 यूनिट उन्होंने कंज्यूम किया है। वो मीटर जाके देखे किस तरह चलते हैं, क्या हालात हैं लोगों के, लोग बस हो गई है लोगों की। 80% यूनिट तो वैसे ही बंद है। मुझे सर आप बताइएगा क्या कहेंगे इस वक्त जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है किन मुश्किलात से दो चार है? ये शराज भाई, मैं तो पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि ये वेंटिलेटर पे जा चुका है, अब तो ये इसकी आखिरी सांसें ले रहा है। तो कारोबारी तबका बहुत ज़्यादा परेशान है, दुकानदार भी अपनी जगह पे परेशान है, एम्ब्रॉयडरी ऑनर अपनी जगह पे परेशान है। बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब सर्वाइव करना मुश्किल है। मैंने 11 मशीनें सेल कर ली हैं, अभी 2 मशीनें हैं मेरे पास। 2 मशीनों का बिल 1 लाख रुपये आया है। अब देखें कि 2 मशीनों का बिल 1 लाख में दूं या मैं अपने बाकी अखराजात पूरे करूं, ये बहुत ना समझ आने वाली बात है। राना अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन। सर आप बताइएगा क्या कहेंगे, आपको आसान कर्जे नहीं मिल रहे, सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, क्या मसाइल है? आज हमारी एसोसिएशन इसी चीज़ पे बैठी, सारी बैठक थी हमारी। ये सोचो गौरव खोज कर रहे थे। सबसे बड़ा मसला जो है ना वो हमारा है, हम 20% सेल टैक्स दे रहे हैं। 2-3 साल से, जब से ये गवर्नमेंट आई है, हम बार बार उनको कह रहे हैं कि हमें सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करें, हमारी टैक्स चेन मुकम्मल करें। 20% देने के बाद 8 अरब सालाना हम सिर्फ धागे की मद में जो है ना वो दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें कोई मराहत नहीं है। बिजली का जो रेट है, ये सारी टेक्सटाइल 7.5 सेंट, हमें 18 सेंट में बिजली हमें 18 सेंट में बिजली मिल रही है। बहुत शुक्रिया शेराज भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में खतरे का बादल और फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की नाव डूबने लगी है। आदाद शुमार के मुताबिक 1200 एम्ब्रॉयडरी मशीनें कोड़ियों के भाव बिक चुकी हैं और 700 यूनिट्स मालिकान ने अपने कारखाने भी बंद करके मुतबादिल कारोबार शुरू कर दिए हैं। एक तरफ टैक्सेस की भरमार तो दूसरी तरफ महंगाई और कारोबारी तबका शदीद परेशानी से दो चार है। जबकि कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर कहते हैं कि पीटीआई के 3 सालों में कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। इस हवाले से आपको बताएं कि एक तरफ टैक्सेस की भरमार है तो दूसरी तरफ महंगाई है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फजील अहमद। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ टैक्सेस का बोझ है तो दूसरी तरफ महंगाई की वजह से फैसलाबाद के ताजर शदीद परेशान हैं। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि पीटीआई की हुकूमत में कारोबार जो हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं और ऊपर से जो टैक्सेस हैं वो मज़ीद बढ़ाए जा रहे हैं और कारोबार जो हैं वो भी मुतासर हैं, जिसकी वजह से ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, क्या कहते हैं महंगाई की वजह से और टैक्सेस की वजह से कारोबार पर क्या असर? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस वक्त सिर्फ ताजर मारो प्रोग्राम के तहत चल रही है। आए दिन टैक्सीज के ऊपर, आए दिन अब प्रॉपर्टी टैक्स नया, अब इन्होंने इंटरसिटी जो बसें बंद कर दी हैं। यानी महंगाई अपने अरूज पर है और महंगाई के ऊपर फिर महंगाई करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि हमने कारोबार कैसे चलाने हैं, लोकल ताजरों को कैसे हमने डील करना है। उनको सिर्फ ये है कि हमने ताजर मारने हैं और महंगाई में इजाफा करना है। बिल्कुल, ताजरों की ये परेशानी है। मुबीन सदीक सेंटर के सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं, हाजी सरफराज जी। हाजी साहब, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजील भाई, ये जो महंगाई है ना, ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई है और आए दिन ये जो टैक्सीज और हर चीज़ में ये रेट बढ़ा रहे हैं। किसी चीज़ का रेट एक जगह नहीं टिक रहा। जो आटा है वो भी महंगा हो गया है, दालें वो भी महंगी हो गई हैं। जो मजदूर तबका है ना वो बहुत ज़्यादा पिस गया है। लिहाजा कुछ सोचे गवर्नमेंट, इसके बारे में ज़रूर कोई पॉलिसी इसके बारे में सोचा जाए और कोई पॉलिसी दी जाए। बहुत शुक्रिया फसील, आप हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन के इम्तिहानी नताज के ऐलान के हवाले से फैसला। मैट्रिक और इंटर पार्ट 2 के नताज की तारीखें फाइनल और फर्स्ट पार्ट के नताज की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तालीमी बोर्ड्स 30 सितंबर को इंटरमीडिएट के नताज का ऐलान करेंगे। मैट्रिक के नताज का ऐलान 16 अक्टूबर को किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री के इम्तिहानात रिजल्ट के 40 दिन बाद लिए जाएंगे। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन के इम्तिहानी नताज के ऐलान के हवाले से फैसला सामने आ चुका है। मजीद आगे बढ़ें, आपको बताएं, महकमा हायर एजुकेशन का जंग के 4 सरकारी कॉलेजेस को बड़ा तोहफा। क्लासरूम्स की कमी के शिकार 4 ग्रेजुएट कॉलेजेस में क्लासरूम्स बनाने के लिए खुसूसी बजट जारी कर दिया गया।
10 माह में इमारतों की तामीर मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, झंग के सरकारी कॉलेजेस में तुलबा को क्लासरूम्स की कमी का सामना है। ताहम इन तुलबा के लिए अच्छी खबर है कि अब इनके कॉलेजेस में नए क्लासरूम्स बनेंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने झंग में 4 सरकारी कॉलेजेस के लिए बड़ा तोहफा दिया है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लशारी के मुताबिक झंग के 4 कॉलेजेस में नए ब्लॉक्स बनाए जाएंगे और हर एक कॉलेज के लिए 1 करोड़ रुपए का खसूसी फंड जारी किया गया है और मजमूई तौर पर 4 करोड़ रुपए से जायद के फंड जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिससे कॉलेजेस में नए ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, उसमें कमरे बनेंगे और उसके साथ साथ जो मजीद सहूलियात भी हैं वो इसी फंड्स के अंदर जो है वो फराहम की जाएंगी। तमाम गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज सैटेलाइट टाउन, 18 हजारी, शोरकोट और गर्मरदा के कॉलेज इब्तदाई तौर पर शामिल हैं, जहां पर 4 कॉलेजों के लिए खसूसी फंड जारी किए गए हैं। महकमा जो कॉलेजेस हैं उसके मुताबिक जो तुलबा हैं उनका ये कहना है कि उनको क्लासरूम्स की कमी का सामना है। उनको क्लासरूम्स की कमी का सामना है। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद के आसिफ अली की T20 वर्ल्ड कप में वापसी। आसिफ अली पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आसिफ अली ने अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। फैसलाबाद के आसिफ अली की T20 वर्ल्ड कप में वापसी। आसिफ अली पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आसिफ अली ने अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। उम्मीद है आसिफ अली वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी भी दिखाएंगे। PCB की जानिब से ये बात कही गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद के आसिफ अली की T20 वर्ल्ड कप में वापसी और आसिफ अली पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आसिफ अली ने अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।